उस रात जब दिल्ली से एक काली चमचमाती गाड़ी हमारी झोपड़ी के सामने रुकी और उसमें से उतरे सूट बूट पहने लोग बोले, ये हमारी बेटी है, हम इसे वापस ले जाने आए हैं, तो मैंने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और होठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हूं पर कह नहीं पा रही थी। बस उस एक पल में मेरा फैसला हो गया। 20 साल, पूरे 20 साल माँ ने 3-3 काम करके मुझे पढ़ाया, खुद भूखी रही पर मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। और आज जो लोग मुझे अपनी बेटी बुला रहे थे, वो उस रात के बारे में क्या जानते थे, जब 4 साल की मैं चेन्नई के अन्ना नगर स्टेशन पर अकेली रो रही थी और सारी दुनिया में सिर्फ एक औरत थी जो रुकी थी। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक हिस्सा वो जो स्टेशन पर खो गया और एक हिस्सा वो जो माँ की गोद में मिला। चेन्नई का अन्ना नगर रेलवे स्टेशन, अगस्त का महीना। बारिश इतनी तेज थी कि प्लेटफॉर्म पर पानी भर आया था। मैं 4 साल की थी, इतनी छोटी कि मुझे अपना पूरा नाम भी याद नहीं था, बस प्रिया याद था। और ये याद था कि माँ, वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया था, एक पल के लिए मुझे छोड़कर पानी लेने गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। या शायद लौटी, पर भीड़ इतनी थी कि हम बिछड़ गए। मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता। मैं रोती रही, घंटों रोती रही। लोग आते जाते रहे, कोई नहीं रुका। एक आदमी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोला, किसकी बच्ची है ये? पर जब कोई जवाब नहीं आया, तो वो भी चला गया। एक पुलिस वाला आया, झुक कर देखा, फिर किसी से कुछ बात की और चला गया। मैं समझ नहीं पाई, बस रोती रही। मेरे गले में एक पुरानी माला थी, छोटे छोटे लाल मनकों वाली, जो माँ ने पहनाई थी। मैं उसे पकड़कर रोती रही, जैसे वो माला ही माँ हो। प्लेटफॉर्म पर शाम ढलने लगी थी। बारिश थोड़ी कम हुई थी, पर रुकी नहीं थी। मेरे कपड़े भीगे हुए थे, ठंड लग रही थी, पेट में भूख थी, आंखों में आंसू थे, पर अब तो आंसू भी थक गए थे। मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी थी, घुटने छाती से लगाए, कांपती हुई। दुनिया इतनी बड़ी लग रही थी और मैं इतनी छोटी। और तब वो आई, कमला, कमला अम्मा। वो औरत जिसके पाँव में टूटी हुई चप्पल थी, जिसकी साड़ी पुरानी और फटी सी थी, हरे रंग की, पर इतनी धुली हुई कि रंग लगभग उड़ चुका था। जिसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था, जिसमें शायद उसका खाना था या शायद काम का सामान। जिसके माथे पर पसीना था और आंखों में थकान। पर जब उसने मुझे देखा, तो उन आंखों में कुछ और भी आया, कुछ जिसे मैं तब समझ नहीं पाई, पर आज जानती हूँ, वो ममता थी। बेशर्त, बिना किसी कारण की, बिना किसी लाभ की, बस ममता। वो रुकी, सिर्फ वो रुकी। सारी दुनिया चलती रही, ट्रेनें आती जाती रहीं, लोग भागते रहे, कुली सामान ढोते रहे, चाय वाला चिल्लाता रहा, और वो रुकी। उसने घुटनों के बल बैठकर मेरी आंखें पोंछीं, अपनी साड़ी के पल्लू से। तमिल में कुछ बोली, मैं समझी नहीं, मैं हिंदी जानती थी, थोड़ी बहुत। उसने फिर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, माँ कहाँ है? बाप कहाँ है? घर कहाँ है? मैं बस रोती रही। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा, फिर मेरे गालों पर, फिर मेरे बाल पोंछे, और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, बिना किसी झिझक के, बिना ये सोचे कि मेरे कपड़े भीगे हैं, बिना ये सोचे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। उसकी छाती से लगकर मेरा रोना थम गया। उसकी साड़ी में मिट्टी की खुशबू थी, पसीने की गंध थी, और एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे नहीं पता क्यों घर जैसी लगी। जैसे मैं किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि कहीं जानी पहचानी जगह आ गई हूँ। वो पुलिस स्टेशन गई मुझे लेकर। घंटों बैठी रही उस गंदे, शोर वाले पुलिस स्टेशन में, जहाँ पंखा चलता था पर हवा नहीं आती थी, और बेंचें इतनी टूटी हुई थीं कि बैठने में दर्द होता था। कमला अम्मा के पास न पढ़ाई थी, न पैसे, न कोई रसूख, न कोई जान पहचान। बस वो थी, एक अकेली, गरीब औरत, जो एक अनजान बच्ची के लिए
उस पुलिस स्टेशन में बैठी रही जब उसे जाना चाहिए था, जब उसका काम छूट रहा था, जब उसकी खुद की थकान उसके पांवों में पत्थर जैसी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ लापरवाही से देखा। क्या है? बच्ची मिली है, स्टेशन पर अकेली थी। छोड़ जाओ यहाँ। मैं छोड़ नहीं सकती। इंस्पेक्टर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, उसकी फटी साड़ी, उसकी टूटी चप्पल, और शायद मन ही मन सोचा कि यह औरत पागल है। पर कमला अम्मा वहीं बैठी रही। उन्होंने कहा, जब तक इसके माँ बाप ना मिले, यह मेरे साथ रहेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, 3 दिन इंतजार करो। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो अनाथालय। 3 दिन। कमला अम्मा मुझे अपने साथ लेकर अपनी झोपड़ी गई। अगले 3 दिन उन्होंने रोज शाम को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए। कोई आया? नहीं। कल आइएगा। और वो अगले दिन फिर आती। तीसरे दिन इंस्पेक्टर ने कहा, कोई नहीं आया। अनाथालय पहले से भरा हुआ है। अगर तुम रखना चाहती हो तो कागज भरो। कमला अम्मा के हाथ कांपे। उन्होंने मुझे देखा। मैं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ी थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कागज पर अंगूठा लगाया। उस एक अंगूठे की छाप में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से मैं उनकी बेटी थी, कानूनी नहीं, पर दिल से, और दिल का रिश्ता कानून से बड़ा होता है। प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई खून का रिश्ता नहीं चाहिए? बस एक दिल चाहिए जो रुक जाए जब बाकी सब चलते रहें। कमला अम्मा का दिल रुका था, उस भरे हुए शोर वाले स्टेशन पर, सिर्फ मेरे लिए। कमला अम्मा का घर, अगर उसे घर कह सकते हैं, चेन्नई के एक पुराने इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक कमरा जिसमें एक खाट थी, एक पुरानी अलमारी थी, और दीवार पर लक्ष्मी माँ की एक तस्वीर थी जिसके आगे हर सुबह अगरबत्ती जलती थी। एक रसोई नाम की जगह जो दरअसल कमरे का ही एक कोना था। वहां एक छोटा सा चूल्हा था, कुछ बर्तन थे, एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें ठंडा पानी रहता था, एक छोटा सा आंगन जिसमें एक नीम का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन तोड़कर बाहर आ गई थीं, और एक पड़ोसी, लक्ष्मी अक्का, जो एक दीवार के पार रहती थी और हर तीसरे दिन झांक कर देखती थी कि सब ठीक है या नहीं। क्या करेगी इस बच्ची का? लक्ष्मी अक्का ने पूछा था उस पहले दिन जब कमला अम्मा मुझे घर लाई थी। उनकी आवाज में फिक्र थी, पर शब्दों में करवाहट भी थी। वो कड़वाहट जो अक्सर गरीब लोग एक दूसरे पर उंडेलते हैं क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं होता। तेरे पास खाने को भी मुश्किल से है, और यहाँ उत्तर वाले लोगों की बच्ची लगती है, हिंदी बोलती है, गोरी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। इसे तो और भी दिक्कत होगी। कोई ढूंढेगा इसे, पुलिस आएगी, झंझट होगी। कमला अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपनी छाती से लगाए रहीं और अंदर चली गईं। वो औरत बात कम करती थी, बहुत कम। जो भी करती थी, बोलती कम थी, और जो बोलती थी वो सीधे दिल में उतरता था। पहले हफ्ते मुझे नहीं पता था क्या करूं। मैं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे चलती रहती थी। जहां वो जाती थी, मैं जाती थी। वो रसोई में होती थी तो मैं वहां, वो आंगन में होती थी तो मैं वहां। जैसे अगर मैंने उन्हें छोड़ा तो वो भी उस पहली माँ की तरह कहीं चली जाएंगी। कमला अम्मा समझती थीं। वो कभी नहीं बोली, यहाँ बैठ, वहां मत आ। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने दिया। काम करते करते वो मुझसे बातें करती थीं, तमिल में। मैं समझती नहीं थी, पर उनकी आवाज की लय समझती थी। वो धीरे धीरे बोलती थीं, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। रात को जब सोने का वक्त आता था, खाट पर वो लेट जाती थीं और मैं उनसे सट जाती थी। उनके एक हाथ में मेरा सिर होता था और दूसरे हाथ से वो मेरी पीठ पर हल्के हल्के थपकियां देती रहती थीं। उस थपकी की लय में नींद आ जाती थी, पर कभी कभी नींद नहीं आती थी और मैं रोने लगती थी। अपनी माँ के लिए, उस माँ के लिए जिसने मुझे जन्म दिया था। उनका चेहरा धुंधला था मेरी याद में, पर कुछ चीजें याद थीं।
उनके लंबे बाल जो खुले रहते थे घर में, उनकी आवाज मीठी, धीमी। एक पुरानी घड़ी जो वो हमेशा पहनती थी, काले पट्टे वाली, सोने के रंग की। और एक खुशबू, कोई इत्र नहीं, बस एक खास खुशबू जो माँ की होती है और जो दुनिया में किसी और की नहीं होती। मैं रोती रही और कमला अम्मा मुझे रोने देती रहीं। कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा चुप हो जा। बस पास बैठी रहती थी, हाथ फेरती रहती थी। एक रात मैं बहुत जोर से रोई, इतने जोर से कि सांस रुकने लगी। कमला अम्मा ने मुझे उठाकर गोद में बैठाया, मेरा माथा अपने माथे से लगाया और एक गाना गाने लगी, तमिल में। मुझे समझ नहीं आया, पर वो गाना ऐसा था जैसे बारिश हो। धीरे धीरे मेरा रोना कम हुआ, फिर और कम, फिर बंद। क्या गाया? मैंने बाद में पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ का गाना, सबकी माँ एक ही गाती है। बस इतना। धीरे धीरे मैं तमिल सीखने लगी, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती थी। वो हंसते थे मेरी तमिल पर सिखाते भी थे। और कमला अम्मा मेरे लिए हिंदी सीखने की कोशिश करती थीं। टूटी फूटी, हंसाने वाली हिंदी, पर वो कोशिश करती थीं, मेरे लिए। एक माँ अपनी बच्ची के लिए कितना कुछ सीखती है, ये मुझे तब समझ आया। 3 महीने बाद एक दिन मैं आंगन में बैठी थी। कमला अम्मा रसोई में थीं, खाना बना रही थीं। सांबर की खुशबू आ रही थी। मैं नीम के पेड़ को देख रही थी और अचानक, बिना सोचे, मेरे मुंह से निकला, अम्मा। रसोई में एक पल के लिए सब बंद हो गया। कोई आवाज नहीं। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं उठने वाली थी, पर तब वो बाहर आईं। उनके हाथ में करछुल था जो उन्होंने वही रख दिया था। उन्होंने मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। नीम के पेड़ की तरफ देखती रहीं। मैं डर गई। मैंने गलत किया? वो पलटीं। उनकी आंखें लाल थीं, गाल पर एक आंसू था। उन्होंने मुझे इतने जोर से गले लगाया कि मेरी सांस रुकने लगी और वो चुप रहीं, कुछ नहीं बोलीं। बहुत देर बाद जब उन्होंने छोड़ा, मैंने उनका चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रही थीं। वो मुस्कुराहट जो मैंने उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी, पूरी तरह से खुली, पूरी तरह से सच्ची। बाद में लक्ष्मी अक्का ने मुझे बताया, कमला की शादी हुई थी। पति मर गया तपेदिक से। शादी के 3 साल में कोई औलाद नहीं हुई। 7 साल से अकेली है। कई बार चाहा कि कोई बच्चा हो, पर नहीं हुआ। मंदिर गई, मन्नत मांगी, नहीं हुआ। तेरे आने से पहले वो हंसती नहीं थी। काम करती थी, खाती थी, सोती थी, पर हंसती नहीं थी। मैं तब 5 साल की थी। इतना समझ नहीं आया, पर इतना समझ आया कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मुझे माँ की जरूरत थी, उन्हें बेटी की। भगवान ने हम दोनों की सुनी, बस रास्ता अजीब बनाया। कमला अम्मा 3 जगह काम करती थीं। सुबह 4 बजे उठती थीं, अंधेरा होता था, सड़क पर कोई नहीं होता था। पहले अगरबत्ती जलाती थी लक्ष्मी माँ के आगे, हाथ जोड़कर कुछ मांगती थीं। मैं देखती रहती थी। फिर मुझे नहलाती थीं, खाना बनाती थीं और 5 बजे निकल जाती थीं। पहला काम, एक बड़े घर में झाड़ू पोछा। घर की मालकिन कड़क थी। एक दिन देर हुई तो गरजी थी। कमला अम्मा ने माफी मांगी, चुप रहीं। घर आकर मुझे बताया नहीं, पर मैंने लक्ष्मी अक्का से सुना। दूसरा काम, एक होटल में बर्तन मांजना, धूप में, पानी से। हाथ खुरदुरे हो गए थे उनके। जब वो मेरे बाल बनाती थीं, मुझे उनकी उंगलियां महसूस होती थीं, जैसे पत्थर, पर उन पत्थर जैसी उंगलियों में प्यार था। तीसरा काम, शाम को एक चाय की दुकान पर, कप धोना, मेज पोंछना। रात 8-9 बजे लौटती थीं। घर आती थीं, थकी हुई, आंखों में नींद, पर मुझे देखकर मुस्कुराती थीं। क्या हुआ आज? क्या खाया? होमवर्क किया? रोज यही 3 सवाल। उनकी कमाई बहुत कम थी, इतनी कम कि मैं बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। पर उन्होंने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया। जब मैं पहली बार स्कूल रही, सरकारी स्कूल, घर से 15 मिनट चलकर, तो मेरे बस्ते में किताबें थीं। नई नहीं, किसी बड़ी कक्षा के बच्चे की पुरानी किताबें।
जिन्हें उन्होंने अच्छी तरह साफ किया था, जिनके पन्ने जहां फटे थे वहां चिपकाए थे, पर किताबें थीं। मेरी यूनिफॉर्म धुली धुलाई थी, रात को धोकर सुखाई थी, सुबह इस्त्री करके रखी थी। जूते साफ थे, उन्होंने खुद पॉलिश किए थे। टीचर ने पहले दिन पूछा, नाम क्या है? प्रिया। पूरा नाम? मैंने कमला अम्मा को देखा। वो दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, प्रिया कमला। उस दिन से मैं प्रिया कमला हो गई, उनका नाम मेरे नाम में, जैसे मैं उनका हिस्सा हूं। स्कूल में कुछ बच्चे अच्छे थे, कुछ नहीं। जो नहीं थे वो तरह तरह से चिढ़ाते थे। तेरी माँ काम वाली है, सफाई करती है। तेरे घर में बाप नहीं है। तू उत्तर वाली है, यहाँ क्यों है? तेरी माँ असली नहीं है, तू तो मिली थी ना। वो आखिरी वाला सबसे ज्यादा चुपता था। मैं रोकर घर आती थी। कमला अम्मा चुपचाप सुनती थीं, फिर एक काम करती थीं। एक गिलास पानी लाती थीं, मुझे पिलाती थीं, फिर बोलती थीं, धीरे धीरे, साफ साफ। जो काम करता है वो छोटा नहीं होता, जो दूसरों को छोटा बोलता है वो छोटा होता है, समझी? मैं हाँ कहती थी। और जो असली माँ होती है वो होती है जो रोए तो पास हो, भूखे हो तो खाना दे, गिरे तो उठाए। ये काम मैं करती हूं ना? मैं फिर हाँ कहती थी। तो मैं असली हूं। और वो मुझे एक इडली देती थीं, खा, कल फिर लड़ना। मैं खाती थी और कल फिर लड़ती थी। 5वीं में मेरे नंबर सबसे अच्छे थे। टीचर ने कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है। कमला अम्मा उस दिन मंदिर गईं, 5 नारियल चढ़ाए। पैसे नहीं थे उनके पास नारियल के, पर गईं। मैंने बाद में सोचा, उन्होंने कहाँ से लिए पैसे? पूछा नहीं, पर जानती थी, किसी और चीज में से काटे होंगे। 7वीं में स्कूल की फीस बढ़ गई। मैंने देखा कमला अम्मा का खाना कम हो गया। वो मेरी थाली में ज्यादा डालती थीं, अपनी में कम। मैंने कहा, अम्मा, तुम कम क्यों खाती हो? उन्होंने कहा, बड़ों को कम लगता है। झूठ था, पर मैं उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाई। लक्ष्मी अक्का ने बताया एक दिन, कमला तेरे लिए खाना बचाती है, खुद आधा खाती है। उस रात मैंने फैसला किया। अगले दिन पड़ोस के 2 बच्चों से पूछा, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ? उनके माँ बाप ने हाँ कहा। थोड़े से पैसे देने का वादा किया। मैं पढ़ाने लगी। हफ्ते में 50 रुपए मिलते थे पहले महीने। कमला अम्मा ने मना किया, तू पढ़, बस पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ, दोनों होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब मैंने पहली बार पैसे उनके हाथ में रखे, उनके हाथ कांपे। उन्होंने मुझे देखा और फिर उनकी आंखें भर आईं। रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। क्योंकि तू बड़ी हो गई, इतनी जल्दी बड़ी हो गई। उस एक वाक्य में गर्व था, दर्द था, और वो अजीब सी खुशी थी जो माँओं को तब होती है जब बच्चे पहली बार उनकी देखभाल करते हैं। 9वीं में स्कॉलरशिप मिली, राज्य सरकार की, 700 रुपए महीने। उस दिन कमला अम्मा ने पड़ोस में सबको खाना खिलाया, खींचकर, अपनी सेविंग तोड़कर, पर खाना खिलाया। क्योंकि जब उनकी बेटी की तारीफ होती थी तो वो उसे अकेले नहीं रखती थीं, बांटती थीं। 10वीं में 90% से ज्यादा नंबर, जिले में तीसरा स्थान, अखबार में फोटो। कमला देवी की बेटी प्रिया ने जिले में तीसरा स्थान पाया। वो अखबार कमला अम्मा ने तह करके अपने तकिए के नीचे रख लिया। वहां क्यों? ताकि हर रात सोते वक्त याद रहे, मेरी बेटी ने ये किया। प्यारे श्रोताओं, एक माँ के लिए बच्चे की तारीफ यही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। कमला अम्मा के पास झोपड़ी थी, फटी साड़ी थी, टूटी चप्पल थी, पर वो अखबार उनके तकिए के नीचे था। दुनिया का कोई अमीर आदमी उतने गर्व से नहीं सोता होगा जितने गर्व से वो सोती थीं। 12वीं के बाद कॉलेज, चेन्नई का एक अच्छा कॉलेज, बीएससी नर्सिंग। स्कॉलरशिप थी, पर आने जाने का खर्च था। हॉस्टल था, पर कमला अम्मा ने कहा, मेरे बिना रहेगी? मैंने कहा नहीं। तो तय हुआ, रोज बस से जाऊंगी, 1.5 घंटे एक तरफ, 1.5 घंटे वापसी। थकान होती थी, पर शाम को जब घर आती थी और कमला अम्मा की बनाई हुई चाय पीती थी,
वो थकान कहीं चली जाती थी। कॉलेज में नई दुनिया थी, नए दोस्त, कुछ अमीर घरों के, जिनके पास फोन थे, बाइक थी, महंगे कपड़े थे। कुछ मेरे जैसे, जो बस से आते थे, टिफिन लाते थे, स्कॉलरशिप पर पढ़ते थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी मीनाक्षी। उसके पिता डॉक्टर थे, बड़ा घर था, गाड़ी थी, पर मीनाक्षी में कोई घमंड नहीं था। एक बार वो हमारे घर आई, हमारी झोपड़ी देखी, कमला अम्मा से मिली। कमला अम्मा ने उसे चाय पिलाई, पुराने कप में, मोटी वाली मीठी चाय। मीनाक्षी ने पी और कहा, ये तो बहुत अच्छी है। कमला अम्मा मुस्कुराईं। घर जाकर मीनाक्षी ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, प्रिया की अम्मा सबसे अच्छी इंसान है जो मैंने देखी है। उसने मुझे बताया। मैं रोई, खुशी से। और तब दूसरे साल कॉलेज में एक नई लड़की आई, सुमित्रा, दिल्ली से, बड़े घर की, नई गाड़ी थी, उसे लेने छोड़ने आती थी। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, हर बात में एक खास तरह का रुआब। पहले दिन क्लास के बाद वो मेरे पास आई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी साधारण कुर्ती, मेरी पुरानी चप्पल, फिर बोली, तुम हिंदी जानती हो? हाँ। नाम क्या है? प्रिया कमला। वो एक पल रुकी, उसकी आंखें, कुछ बदला उनमें, एक चमक आई जैसे कुछ पहचाना हो। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, कोई बात नहीं, और चली गई। मैं देखती रही उसे जाते हुए। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि सुमित्रा का उस दिन वहां आना, मेरा नाम पूछना, उस एक पल के लिए रुकना, यह सब किसी बड़े तूफान की शुरुआत थी। एक तूफान जो 20 साल से उठ रहा था और अब मेरे दरवाजे तक आ पहुंचा था। सुमित्रा के जाने के बाद मैं काफी देर वहीं खड़ी रही। कुछ था उसकी आंखों में, एक पहचान, एक अजीब सी बेचैनी जो मुझे समझ नहीं आई। मीनाक्षी ने मेरा हाथ खींचा। चल, कैंटीन चलते हैं। मैं चली गई, पर वो एक पल मेरे दिमाग में अटका रहा। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा से कभी-कभी नजरें मिलती थीं। वो हर बार पहले हटा लेती थी। मुझसे बात नहीं करती थी, पर देखती जरूर थी। एक अजीब सी नजर थी उसकी, जैसे कोई किसी चीज को ढूंढ रहा हो और मिल गई हो पर यकीन ना हो। मैंने मीनाक्षी से एक बार पूछा, ये सुमित्रा कुछ अजीब नहीं लगती तुम्हें? मीनाक्षी ने कंधे उचकाए। दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, घमंड में रहते हैं। मैं हंस दी और बात आगे नहीं बढ़ाई। उन दिनों मेरी जिंदगी कॉलेज और घर के बीच बटी हुई थी। सुबह उठो, कमला अम्मा के लिए चाय बनाओ, अब मैं बनाती थी, वो बैठकर पीती थी। फिर बस पकड़ो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, वापस आओ, खाना बनाने में हाथ बटाओ, रात को पढ़ो। यही रोज का चक्र था, सादा। पर इस सादेपन में एक सुकून था। कमला अम्मा की तबीयत कभी-कभी खराब होती थी। घुटनों में दर्द रहता था। इतने सालों की मेहनत का असर था। मैं कहती, अम्मा, एक काम छोड़ दो। वो कहती, नहीं। मैं कहती, क्यों? वो कहती, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब देखेंगे। उनके लिए हर चीज मेरी पढ़ाई से जुड़ी थी। जैसे उनकी पूरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं पढ़ूं, आगे बढ़ूं, कुछ बनूं। तीसरे साल में एक दिन सुमित्रा खुद मेरे पास आई, लाइब्रेरी में। मैं किताब पढ़ रही थी, वो सामने बैठ गई। मैंने ऊपर देखा। बात करनी है, उसने कहा। हाँ? वो चुप रही कुछ देर, फिर बोली, तुम चेन्नई की नहीं हो ना? मतलब यहाँ की नहीं हो असल में? मैं थोड़ा चौंकी। मैं यहीं रहती हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। पर तुम्हारे माँ बाप, वो यहाँ के नहीं हैं? मैंने किताब बंद की, उसकी आंखों में देखा, वो बेचैन थी, उंगलियां मेज पर थपथपा रही थी। मेरी माँ यहीं की है, मेरे बाप नहीं है, मैंने सीधे कहा। और पहले? मतलब तुम पैदा कहाँ हुई थीं? मुझे नहीं पता था क्या जवाब दूं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। सुमित्रा के चेहरे पर कुछ हुआ, एक दर्द की लकीर। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया। ठीक है, सॉरी, और चली गई। मैं देखती रही। उस रात घर आकर मैंने कमला अम्मा से पूछा, अम्मा, मैं कहाँ से आई थी? मतलब असल में मेरे माँ बाप कौन थे? कमला अम्मा
हाथ का काम रोक कर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक थकान आई, वो थकान जो किसी पुरानी बात को याद करने पर आती है। तू 4 साल की थी, स्टेशन पर मिली, बस इतना पता है। पर मेरे माँ बाप कोई आया नहीं ढूंढने। पुलिस ने 3 दिन इंतजार किया, कोई नहीं आया। मैं चुप हो गई, खिड़की से बाहर देखने लगी। कमला अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया। प्रिया, जो तुझे ढूंढने नहीं आया, वो तेरा नहीं। जो हर दिन तेरे लिए उठा, सोया, काम किया, वो तेरा है। मैं तेरी हूं और तू मेरी है। मैंने उनका हाथ कस लिया, कुछ नहीं बोली, पर भीतर कहीं एक सवाल जड़े जमा रहा था। धीरे धीरे, चुपचाप। कौन थे वो लोग? क्यों नहीं आए? क्या हुआ था उस दिन? अगले हफ्ते सुमित्रा फिर आई। इस बार सीधे बात पर आई। मैं कुछ पूछूं? बुरा नहीं मानोगी? पूछो। तुम्हारे गले में बचपन से कोई माला है? लाल मनको वाली? मेरे हाथ रुक गए। वो माला, वो लाल मनको वाली माला जो उस रात स्टेशन पर मेरे गले में थी, जो कमला अम्मा ने संभाल कर रखी थी, एक पुराने कपड़े में लपेटकर, अलमारी के सबसे अंदर। मैं उसे कभी कभी निकालती थी, उसे देखती थी और सोचती थी कि कहाँ से आई थी ये। तुम्हें कैसे पता? मेरी आवाज बदल गई। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली, थोड़ी धुंधली, किनारे मुड़े हुए। उसने मेरे सामने रखी। फोटो में एक छोटी सी बच्ची थी, 2-3 साल की। गोद में एक औरत थी, सुंदर, लंबे बाल, माथे पर लाल बिंदी, और उस बच्ची के गले में लाल मनकों की माला। मेरा दिल धड़का। ये कौन है? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। ये मेरी बड़ी बुआ की बच्ची है, सुमित्रा बोली, जो 20 साल पहले खो गई थी, चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर। कमरे में सन्नाटा हो गया। मैं फोटो देखती रही। उस बच्ची का चेहरा मेरे जैसा नहीं था, पर कुछ था, कुछ जो पहचाना लगा, या शायद मैं देखना चाहती थी इसलिए देख रही थी। सुमित्रा, ये मुझे नहीं पता, पक्का नहीं है, पर जब तुमने अपना नाम बताया, प्रिया, और कहा कि तुम्हें नहीं पता कहाँ से हो, तो मैं रुक नहीं पाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी बुआ आज भी उस बच्ची को ढूंढती हैं, हर साल दिवाली पर रोती हैं। उन्होंने कभी माफ नहीं किया खुद को। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने रोया नहीं। मुझे सोचना होगा। हाँ, मैं समझती हूँ। सुमित्रा ने फोटो वापस रखी, उठने लगी, फिर रुकी। एक बात और, वो माला, उसमें एक छोटी सी घंटी भी है, सोने के रंग की। मेरी सांस रुक गई। हाँ, उस माला में एक छोटी सी घंटी थी, सोने के रंग की। असली सोना नहीं, पर रंग सोने जैसा। मैंने कमला अम्मा से पूछा था एक बार, ये क्या है? उन्होंने कहा था, जब तू स्टेशन पर मिली थी, ये तेरे गले में थी। मैं सुमित्रा को देखती रही। वो धीरे से बोली, उस घंटी पर पीछे कुछ खुदा हुआ है, एक नाम, आरती। मेरी बुआ का नाम है। उन्होंने खुद खुदवाया था। कहती थी, जहां भी जाए मेरी बच्ची, मेरा नाम उसके साथ रहे। उस रात मैं घर आई, सीधे अलमारी खोली, वो पुराना कपड़ा निकाला, माला निकाली, उंगलियों से ढूंढा, घंटी मिली, पलटाया। बहुत धुंधला था, सालों पुराना, पर ध्यान से देखा तो दिखा, छोटे छोटे अक्षर, आरती। मेरे हाथ कांप गए। कमला अम्मा उस वक्त रसोई में थीं। मैं उनके पास गई, माला उनके सामने रखी। उन्होंने देखा, उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी तकलीफ आई। अम्मा, इस पर नाम है। हाँ, मुझे पता था। पहले क्यों नहीं बताया? वो चुप रहीं, फिर बोली, क्योंकि तू खुश थी, क्योंकि तू यहां थी, क्योंकि मुझे डर था। किस बात का डर? उनकी आंखें भर आईं। कि तू चली जाएगी। वो एक वाक्य, उसमें इतना कुछ था, इतने सालों की तपस्या, इतने सालों का प्यार, इतने सालों का डर, सब उस एक वाक्य में था। मैंने उनके हाथ थामे। अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा।
पक्का? पक्का। पर जिंदगी हमारे वादों को सुनती है और फिर अपना रास्ता बनाती है। अगले हफ्ते सुमित्रा ने बताया उसने दिल्ली में अपनी बुआ को फोन किया था। उन्होंने आरती जी ने सुना और रो पड़ी थी। वो आना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मैंने कहा पहले प्रिया से पूछूंगी, सुमित्रा ने कहा। मैं उस दिन घंटों सोचती रही। कॉलेज की कैंटीन में, बस में, घर आकर भी एक सवाल बार बार आता था। क्या मुझे मिलना चाहिए? क्या मैं जानना चाहती हूँ? और एक और सवाल, अगर यह सच निकला तो क्या होगा? मैंने कमला अम्मा से पूछा, अम्मा, अगर मेरे असली माँ बाप मिले तो तुम क्या चाहती हो मैं करूं? वो बहुत देर चुप रहीं, नीम के पेड़ को देखती रहीं। फिर बोली, मैं चाहती हूं कि तू वो करे जो तेरे दिल को सही लगे। मेरी परवाह मत कर। पर तुम्हारी परवाह किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मुस्कुराईं, उस पुरानी मुस्कुराहट से जिसमें खुशी थी और दर्द भी। मैंने सुमित्रा को हाँ कह दिया। 3 हफ्ते बाद आरती जी आईं, अकेली नहीं, अपने पति के साथ, सुनील जी, और अपनी सास के साथ एक बुजुर्ग औरत जो शायद 70 के पास थी। हम मिले एक कैफे में, कॉलेज के पास। सुमित्रा भी थी। आरती जी को देखते ही मेरे अंदर कुछ हुआ। उनके लंबे बाल थे, अब थोड़े सफेद, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में एक पुरानी घड़ी, काले पट्टे वाली, सोने के रंग की। वो घड़ी, मेरी याद में वो घड़ी थी, धुंधली सी पर थी। आरती जी ने मुझे देखा और उनकी आंखें भर आईं। वो उठीं पर रुक गईं, जैसे डर रही हूं कि कहीं यह सपना न हो। प्रिया? उनकी आवाज कांप रही थी। मैं खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने बैग से एक चीज निकाली, एक छोटी सी फोटो, मेरे सामने रखी। वही फोटो जो सुमित्रा ने दिखाई थी, वो बच्ची, वो लाल माला, वो घंटी। और फिर उन्होंने अपनी बांह पर कुछ दिखाया, एक छोटा सा निशान, जन्म का तिल, दाहिनी कलाई के अंदर की तरफ। मेरी बच्ची के भी यही था। मैंने अपनी दाहिनी कलाई देखी, वहां था, वही निशान, उसी जगह। उस पल कुछ टूटा मेरे अंदर, या शायद कुछ जुड़ा, समझ नहीं आया। आरती जी रो रही थीं, बिना आवाज के, बस आंसू बह रहे थे। सुनील जी ने उनका हाथ थाम लिया। बुजुर्ग दादी चुप थीं, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। क्या हुआ था? मेरे मुंह से निकला। आरती जी ने एक लंबी सांस ली। हम दिल्ली से चेन्नई आए थे, मेरे पति के काम से। वो एक प्रोजेक्ट पर थे। तू तब 4 साल की थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैं तेरा हाथ पकड़े थी, पर एक पल के लिए मुझे किसी ने धक्का दिया भीड़ में। और और जब मैंने देखा, तू नहीं थी। उनकी आवाज टूट गई। मैंने पूरा स्टेशन ढूंढा, पुलिस बुलाई, अस्पताल गई। 3 दिन चेन्नई में रहे, ढूंढती रही। फिर फिर पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज है, ढूंढते रहेंगे। पर पर तू नहीं मिली। आप दिल्ली चले गए। उनकी आंखें और भर आईं। मुझे नहीं जाना था। मैं नहीं जाना चाहती थी। पर सुनील कहते थे, पुलिस ढूंढेगी, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? और और तब मैं कमजोर थी। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। वो रोती रहीं। मेरे अंदर कई भावनाएं थीं, सब एक साथ। दर्द था, गुस्सा था, एक अजीब सी ममता थी, और एक सवाल था, क्या होता अगर वो रुक जाती? क्या होता अगर वो ढूंढती रहती? पर क्या होता? ये सोचने से क्या फायदा? जो हुआ वो हुआ। सुनील जी ने बात की, शांत आवाज में। हम तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं, दिल्ली, हमारे घर में। तुम हमारी बेटी हो, कानूनी तौर पर, हर तरह से। हम हम ये सब ठीक कर सकते हैं। जो खोया वो वापस पा सकते हैं। प्यारे श्रोताओं, उस पल मेरे दिमाग में एक ही चेहरा आया, कमला अम्मा का। उनकी थकी हुई आंखें, उनके खुरदुरे हाथ, तकिए के नीचे रखा वो अखबार, और वो एक वाक्य, मुझे डर था कि तू चली जाएगी। मैंने उस पल कुछ नहीं कहा। कहा, मुझे सोचना है। वो दिन, वो कैफे, वो मुलाकात, वो आंसू।
मेरी जिंदगी का एक मोड़ था, जिसके बाद रास्ता अलग हो जाता है। घर लौटकर मैंने कमला अम्मा को सब बताया। सब कुछ। माला, घंटी, आरती जी, वो घड़ी, वो तिल। कमला अम्मा सुनती रहीं। एक बार भी नहीं बोली, बस सुनती रहीं। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने एक लंबी सांस ली, उठकर अंदर गईं। कुछ देर बाद बाहर आईं। हाथ में कुछ कागज थे, मेरे सामने रखे। वो वही कागज थे जो पुलिस स्टेशन पर भरे थे, जब उन्होंने मुझे अपने पास रखने के लिए अंगूठा लगाया था। ये देख, उन्होंने कहा, ये उस दिन के है जब तू मेरी हुई थी। मैंने कभी नहीं छुपाया कि तू किसी और की है, पर मैंने यह भी नहीं छुपाया कि तू मेरी है। मेरी आंखें भर आईं। अम्मा, सुन, उन्होंने मेरे हाथ थामे। वो तेरी माँ है, ये सच है। उसने तुझे जन्म दिया, ये सच है। वो तुझे ढूंढती रही, शायद ये भी सच है। पर उनकी आवाज थोड़ी कांपी। पर मैंने भी तुझे पाला है, मैंने भी तेरे लिए जिया है। दोनों सच हैं। हाँ, मेरी आवाज धीमी थी। दोनों सच हैं। तो अब तू जो फैसला करे, वो तेरा फैसला है। मैं नहीं कहूंगी क्या कर, पर एक बात कहूंगी। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, सीधे, गहरे। जो तेरे दिल को सुकून दे, वो कर। रिश्ते पैसों से नहीं बनते, घरों से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं उन रातों से जब कोई तेरे बुखार में जागा हो, उन सुबहों से जब किसी ने तेरे लिए खाना काटा हो, उन दोपहरों से जब कोई तेरी बात सुनने के लिए थका मादा होकर भी बैठा हो। मैं चुप रही। ये हिसाब तू खुद लगा। अगले कुछ हफ्ते मैं आरती जी से मिलती रही। वो चेन्नई में रुकी थीं, एक होटल में। रोज नहीं, पर हफ्ते में 2-3 बार। हम बातें करते। वो मुझे दिल्ली के बारे में बताती थीं, अपने घर के बारे में, मेरे दादा दादी के बारे में, जो अब नहीं रहे। मेरी एक छोटी मासी थी, जो अब शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, एक बड़ा परिवार था, एक बड़ा घर था। वो सब था जो मेरे पास नहीं था। पैसे, घर, परिवार, रुतबा। पर एक बात थी जो उनके पास नहीं थी। वो 20 साल। वो 20 साल जो कमला अम्मा ने मेरे साथ जिए थे। वो 20 साल जिनमें उन्होंने 3-3 काम किए, खुद आधा खाया, मेरे बुखार में रातें जागीं, मेरी तारीफ अखबार में पढ़कर उसे तकिए के नीचे रखा। वो 20 साल कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं लौटा सकता। एक शाम आरती जी ने कहा, प्रिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ दिल्ली चलो, पढ़ाई पूरी होने पर। हम तुम्हारे लिए सब करेंगे, नौकरी, शादी, सब। तुम हमारी बेटी हो। और कमला अम्मा? मैंने पूछा। वो भी आ सकती हैं, हम उनका भी ख्याल रखेंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो सच बोल रही थी, मुझे लगा। पर उनकी आंखों में एक बात और थी, एक आस, एक भूख, अपनी खोई बेटी को पाने की भूख। और उस भूख में कमला अम्मा के लिए जगह थी, पर वो जगह मुझे नहीं पता कितनी बड़ी थी। मैं उस रात घर आई। कमला अम्मा सो गई थीं, थक कर। उनके माथे पर पसीना था। उनके हाथ, जो काम करते करते पत्थर हो गए थे, मेरे पास थे। मैं बहुत देर बैठी रही, उन हाथों को देखती रही। इन हाथों ने मुझे स्टेशन से उठाया था। इन हाथों ने मेरे बाल बनाए थे। इन हाथों ने मेरे बुखार में मेरा माथा थामा था। इन हाथों ने 3-3 काम किए थे ताकि मैं पढ़ सकूं। इन हाथों ने कागज पर अंगूठा लगाया था, और उस एक अंगूठे में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। और एक सवाल आया मन में, अगर कमला अम्मा उस दिन स्टेशन पर नहीं रुकती, अगर वो भी बाकी लोगों की तरह चलती जाती, तो क्या होता? शायद अनाथालय, शायद कुछ और, शायद, मैं नहीं जानती। पर जो हुआ, वो हुआ। और जो हुआ, उसमें कमला अम्मा थीं, हर पल। अगले दिन कॉलेज में सुमित्रा से मिली। क्या सोचा? उसने पूछा। सोच रही हूं, मैंने कहा। बुआ बहुत उम्मीद में है, मुझे पता है। प्रिया, वो तुम्हारी माँ है, असली माँ। मैंने उसे देखा। और कमला अम्मा? सुमित्रा चुप हो गई। सुमित्रा, माँ वो होती है जिसने जन्म दिया, या वो जिसने जीना सिखाया।
वो कुछ नहीं बोली। मेरी दो माँ हैं। एक ने मुझे दुनिया में लाया, एक ने दुनिया में रहना सिखाया। दोनों के बिना मैं अधूरी हूं। पर फिर भी फैसला करना था, और फैसला आसान नहीं था। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक और घटना हुई जिसने मेरी आंखें और खोल दी। आरती जी एक दिन खुद कमला अम्मा से मिलने आईं, बिना बताए। मैं कॉलेज में थी। जब वापस आई, कमला अम्मा आंगन में बैठी थीं और आरती जी उनके सामने। दोनों चुप थीं। मैं रुक गई दरवाजे पर। आरती जी बोल रही थीं, धीरे धीरे। आपने मेरी बच्ची की देखभाल की मेरे जाने के बाद। मैं कभी माफ नहीं कर सकती खुद को, पर आपका शुक्रिया भी नहीं कह सकती, शब्द नहीं है। कमला अम्मा ने उनकी तरफ देखा, फिर कहा, शुक्रिया मत करो, वो मेरी बेटी है। बेटी की देखभाल माँ करती है, इसमें शुक्रिया कैसा? आरती जी की आंखें भर आईं। कमला अम्मा ने आगे कहा, तुम उससे मिलो, उसे जानो। वो अच्छी लड़की है, होशियार है, मेहनती है। पर एक बात सुनो। क्या? वो मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो, ये नहीं बदलेगा। आरती जी ने हाँ कहा, धीरे से। और तुम उसकी माँ हो, ये भी नहीं बदलेगा। दोनों सच हैं, दोनों रहेंगे। मैंने दरवाजे से ये सुना और मेरी आंखें भर आईं। कमला अम्मा, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने उस पल इतनी बड़ी बात कही जो बड़ी बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कह सकते। पर उस मुलाकात के बाद जो हुआ, उसने सब बदल दिया। आरती जी के साथ उनके पति सुनील जी थे और उनकी सास, जिन्हें सब दादी जी कहते थे। वो उस दिन नहीं आई, पर उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी सुमित्रा के हाथों। सुमित्रा ने वो चिट्ठी मुझे दी। दादी जी ने लिखा है, पढ़ो। वो चिट्ठी, उसमें प्यार था। दादी जी ने लिखा था, प्रिया, तुम हमारी खून हो, हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे साथ है। दिल्ली आओ, ये घर तुम्हारा है। खून, इज्जत, परिवार। और एक और लाइन थी जो मैंने 2 बार पढ़ी। उस औरत का एहसान हम मानते हैं जिसने तुम्हें पाला, पर अब तुम्हारा असली घर तुम्हें मिल गया है। वहां का मोह छोड़ो, वहां का मोह। कमला अम्मा, मेरी माँ, एक मोह थी उनके लिए। मैंने वो चिट्ठी मोड़ी, सुमित्रा को वापस दी। क्या हुआ? सुमित्रा ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। पर भीतर कुछ हुआ था, कुछ जो बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से तय हो गया था। प्यारे श्रोताओं, जिंदगी में कभी कभी एक गलत शब्द ही काफी होता है सब कुछ तय करने के लिए। दादी जी ने मोह कहा, और उस एक शब्द ने मेरे अंदर जो था उसे नाम दे दिया। कमला अम्मा मोह नहीं थी, वो माँ थीं, और माँ को कोई मोह नहीं कहता। उस रात मैं बहुत देर तक सोई नहीं। छत को देखती रही, उस पुरानी छत को जिसमें एक कोने पर दरार थी, जिसे कमला अम्मा हर बरसात से पहले मिट्टी से भर देती थी। उस दरार को मैं बचपन से देखती आई थी। वो दरार मेरी पुरानी दोस्त थी। उस छत के नीचे मैंने 10वीं की रातों को पढ़ा था। 12वीं के पेपर से पहले घबराई थी। स्कॉलरशिप मिलने पर खुश हुई थी। इसी छत के नीचे कमला अम्मा ने मुझे पहली बार अम्मा सुना था और रोई थी। ये छत, ये झोंपड़ी, ये आंगन, ये नीम का पेड़, ये मेरा घर था। दिल्ली का बड़ा घर, जिसके बारे में आरती जी ने बताया था। मार्बल के फर्श, बड़े बड़े कमरे, छत पर बगीचा, वो घर भी था। पर वो घर मेरा नहीं था। वो घर मेरी जिंदगी में था नहीं, सिर्फ एक कहानी में था, एक संभावना में था। मैंने करवट बदली। कमला अम्मा की सांसें सुनी, धीमी, थकी हुई। वो गहरी नींद में थीं। उनके चेहरे पर उस वक्त कोई तनाव नहीं था, बस एक शांति थी। वो शांति जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आती है जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से जिया हो, जिन्होंने कोई कोताही न की हो, जिनके ज़मीर पर कोई बोझ ना हो। मैंने उस चेहरे को देखा, और मेरा फैसला, जो अंदर से धीरे धीरे पक रहा था, उस रात पूरी तरह पक गया। अगले दिन कॉलेज में सुमित्रा ने पूछा, बुआ का इंतजार बढ़ता जा रहा है, क्या सोचा? मुझे आरती जी से मिलना है, आज शाम। ठीक है, मैं बताती हूँ।
शाम को हम उसी कैफे में मिले जहां पहली बार मिले थे। आरती जी थीं, सुनील जी थे। इस बार सुमित्रा नहीं थी। मैंने कहा था कि अकेले बात करनी है। आरती जी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक आस थी। वो आस जो 20 साल से जमा हुई थी, जो हर दिवाली पर, हर जन्मदिन पर, हर उस पल पर जमा हुई थी जब उन्होंने सोचा होगा, मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं उनसे नाराज नहीं थी, ये मुझे पता था। वो माँ थीं, एक माँ जो अपनी बच्ची को खोने के दर्द में जीती रही थी। उस दर्द को मैं समझ सकती थी, उस दर्द को मैं महसूस कर सकती थी। पर दर्द से सहानुभूति होना और फैसला बदलना दो अलग-अलग चीजें हैं। मैंने चाय का एक घूंट लिया, फिर सीधे उनकी आंखों में देखा। आरती जी, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं, सीधी बातें, बुरा ना लगे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। आप मेरी माँ हैं, ये मैं मानती हूँ। आपने मुझे जन्म दिया और जब मैं खो गई, आप तड़पी होंगी, ये भी मैं मानती हूँ। आपका दर्द सच्चा है। वो चुप रहीं, आंखें भर आईं। पर एक और सच है, कमला अम्मा, जिन्होंने मुझे उस स्टेशन से उठाया, उन्होंने 20 साल जिया मेरे साथ। 3-3 काम किए, खुद आधा खाया ताकि मैं पूरा खाऊं। मेरे बुखार में रातें जागीं, मेरी हर परीक्षा से पहले मंदिर गईं, मेरी तारीफ का अखबार तकिए के नीचे रखा। ये भी सच है। सुनील जी बोले, प्रिया, हम उनकी कद्र करते हैं। रुकिए, मैंने कहा, धीरे से पर स्पष्ट। मुझे बात पूरी करनी है। वो चुप हो गए। दादी जी ने जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें एक बात लिखी थी, वहां का मोह छोड़ो। मोह। कमला अम्मा मेरे लिए मोह नहीं है, वो माँ है और माँ को छोड़ा नहीं जाता। आरती जी के हाथ थोड़े कांपे। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहने के लिए। यह मेरा फैसला है। पर, पर प्रिया, आरती जी की आवाज टूट गई। मैं तुम्हारी माँ हूं। हाँ, आप हैं और कमला अम्मा भी हैं। पर जो माँ मेरे साथ थी, हर उस पल में जब मुझे माँ की जरूरत थी, वो कमला अम्मा थीं। आप थी नहीं। यह आपकी गलती नहीं, यह किस्मत थी। पर किस्मत भी एक सच है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं आपसे मिलती रहूंगी, आप मेरी माँ हैं, यह रिश्ता रहेगा। पर मेरा घर यहाँ है, कमला अम्मा के साथ। आरती जी रो रही थीं। सुनील जी उनका हाथ थामे बैठे थे। मैं उठी, उनके सामने हाथ जोड़े। आपसे मिलकर खुशी हुई, सच में। पर जो सच है, वो सच है। और मैं चली आई। बाहर निकलकर मेरी आंखें भर आईं। पर मेरे कदम नहीं कांपे। कभी-कभी रोना और डरना दो अलग-अलग चीजें होती हैं। मैं रो रही थी, पर डरी नहीं थी। मुझे पता था, मैं सही जगह जा रही हूं। घर आई। कमला अम्मा आंगन में बैठी थीं, हाथ में माला, आंखें बंद, होठ हिल रहे थे, भगवान से बात कर रही थीं। मुझे देखा तो रुक गईं। क्या हुआ? आंखें लाल क्यों है? कुछ नहीं अम्मा। मैं उनके पास बैठ गई, जमीन पर, उनके पांवों के पास, उनके घुटने पर सिर रख दिया। वो चुप रहीं। उनका हाथ मेरे बालों पर आया, धीरे धीरे थपकी देने लगा। सब ठीक है ना? उन्होंने पूछा। हाँ अम्मा, सब ठीक है। और उस पल, आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे, उनके हाथ की थपकी में सब सच में ठीक था। अगले कुछ महीने शांत रहे। आरती जी दिल्ली लौट गईं, पर उन्होंने कहा था कि रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। मैंने भी नहीं तोड़ा। कभी-कभी फोन आता था उनका, बातें होती थी। धीरे-धीरे एक नया रिश्ता बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें न मांग थी, न शर्त। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, बीएससी नर्सिंग, पहली क्लास में। कमला अम्मा उस दिन नई साड़ी पहनकर आई थीं, लाल रंग की, जो उन्होंने शायद बहुत पहले किसी खास मौके के लिए रखी थी। समारोह में जब मेरा नाम पुकारा गया और मैंने डिग्री ली, मैंने भीड़ में उन्हें ढूंढा। वो खड़ी थीं, हाथ जोड़े, और उनके होठ हिल रहे थे। भगवान को धन्यवाद दे रही थीं। मीनाक्षी ने फोटो खींची, मेरी और कमला अम्मा की।
वो फोटो आज भी हमारे घर में है, दीवार पर। नौकरी मिली, चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में। पहली तनख्वाह जब मिली, मैंने आधी कमला अम्मा को दी। इतना क्यों? उन्होंने पूछा। क्योंकि इतने साल आपने कमाई का आधा मुझ पर लगाया, अब मेरी बारी है। वो हंसी, वो खुलकर हंसना जो मैंने उनके चेहरे पर पहले कभी कभी ही देखा था। पागल है। हाँ, आपकी बेटी हूं। अस्पताल में काम करना, यह एक नई दुनिया थी। मरीज, डॉक्टर, दूसरी नर्सें, सब नए। पर मैंने जल्दी सीखा। कमला अम्मा ने जो सिखाया था, मेहनत करो, शिकायत मत करो, दूसरों की मदद करो, वो यहाँ काम आया। 1 साल बाद अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया। डॉक्टर विक्रम। चेन्नई का ही था, तमिल परिवार, पर हिंदी भी जानता था। अच्छा डॉक्टर था, मरीजों से बात करता था, समझता था। बाकी डॉक्टरों की तरह ऊपर से नहीं देखता था। हम दोनों एक ही वार्ड में थे। काम के दौरान बातें होती थी, मरीजों की, दवाइयों की, अस्पताल की। धीरे धीरे बातें और होने लगीं। एक दिन उसने पूछा, आप यहीं की हैं? मतलब चेन्नई की? मैंने कहा, हाँ, यहीं पली बड़ी। घर में कौन कौन है? माँ है। पिताजी? नहीं है। उसमें और नहीं पूछा, पर जिस तरह उसने ओह कहा, उसमें कोई तरस नहीं था, कोई अजीब सा सवाल नहीं था, बस समझ था। उस दिन के बाद से मुझे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा। महीनों बाद एक शाम, जब हम दोनों लेट ड्यूटी के बाद अस्पताल के बाहर खड़े थे, उसने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने सोचा, कोई काम की बात होगी। मेरे घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं। हाँ तो, मैंने कहा, थोड़ी हंसी के साथ। तो मैंने उन्हें आपके बारे में बताया। मैं चुप हो गई। उसने कहा, मुझे पता है यह अचानक है, और मुझे यह भी पता है कि आपके बारे में मुझे सब नहीं पता, पर जितना पता है, उतने में मुझे लगता है आप वो इंसान हैं जिसके साथ जिंदगी बनाई जा सकती है। सीधी बात, कोई नाटक नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस सीधी साफ बात। मुझे वो पसंद आया, वो तरीका। मैंने कहा, मेरे बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। तो बताइए। और मैंने बताया, सब कुछ। स्टेशन की कहानी, कमला अम्मा, आरती जी, सब। वो सुनता रहा, बीच में नहीं बोला। जब मैं रुकी तो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपकी माँ, कमला जी, वो आज भी 3 काम करती है? नहीं, अब मैं कमाती हूँ, 2 काम कम हुए। एक जगह जाती हैं, पर मैंने वो भी बंद करवाने की कोशिश की, मानती नहीं। वो मुस्कुराया। आपकी माँ से मिलना चाहूंगा। पहले? हाँ, पहले। वो मुझसे पहले कमला अम्मा से मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता क्यों, पर इस एक बात ने मेरे दिल में उसके लिए बहुत कुछ जगह बना दी। 1 हफ्ते बाद विक्रम हमारे घर आया। कमला अम्मा ने चाय बनाई, वही पुरानी वाली, मोटी, मीठी। वो पीकर बोला, बहुत अच्छी है। कमला अम्मा ने मुझे देखा, एक जानी पहचानी नजर से। वो नजर जो माएं तब देती हैं जब उन्हें कुछ समझ आ जाता है। विक्रम ने कमला अम्मा से बातें की, तमिल में। उनके काम के बारे में पूछा, उनकी तबीयत के बारे में पूछा, और एक बात जो मुझे बाद में लक्ष्मी अक्का ने बताई। जब मैं अंदर गई थी तो विक्रम ने कमला अम्मा से कहा था, आंटी, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, पर यह फैसला आपका है, सबसे पहले। कमला अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे देखा था, फिर पूछा था, प्रिया खुश रहेगी? पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। जी, और हम दोनों साथ रहेंगे। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कमला अम्मा ने एक और घूंट चाय पी थी, फिर कहा था, ठीक है, इतना ही, बस इतना। जब मैं वापस आई और ये सब पता चला, मैंने कमला अम्मा को देखा। उन्होंने पलकें झपकाईं, एक बार, जैसे कह रही हों, हाँ, मैंने देख लिया, ठीक है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। शादी की बात आगे बढ़ी। विक्रम के घर वाले मिले, उनके माता पिता, एक बड़ी बहन, अच्छे लोग थे। जब उन्हें पता चला मेरी पूरी कहानी,
कि मैं स्टेशन पर मिली थी, कमला अम्मा ने पाला था, तो उनके घर में एक बहस हुई। विक्रम ने बाद में बताया, उनकी माँ को थोड़ी चिंता थी। खानदान का पता नहीं, जाति का पता नहीं, उन्होंने कहा था। विक्रम ने कहा था, माँ, जो लड़की कमला जी जैसी माँ को नहीं छोड़ती, वो किसी भी खानदान की हो, अच्छी है। उनकी माँ चुप हो गई थी। शादी तय हुई। उन दिनों आरती जी का फोन आया। मैंने शादी की खबर दी। कब है? उन्होंने पूछा। आवाज में खुशी थी। 3 महीने बाद। क्या क्या हम आ सकते हैं? मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, हाँ, जरूर आइए। और फिर एक काम किया, जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने कमला अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर आरती जी शादी में आए? कमला अम्मा ने एक पल सोचा, फिर बोली, नहीं, वो भी आए, उनकी भी बेटी की शादी है। उस एक वाक्य में कमला अम्मा की पूरी बड़ाई थी। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस एक माँ का दिल, जो इतना बड़ा था कि उसमें दूसरी माँ के दर्द के लिए भी जगह थी। शादी से 1 हफ्ते पहले एक और तूफान आया। दादी जी दिल्ली से आई थी, आरती जी के साथ। वो मुझसे मिलने आई, पर इस बार उनके चेहरे पर वो पहले जैसा भाव नहीं था। वहां का मोह छोड़ो वाला। वो बैठी, चुप रहीं कुछ देर, फिर बोली, हिंदी में, धीमी आवाज में, प्रिया, मैंने जो चिट्ठी में लिखा था, वो गलत था। मोह, वो शब्द गलत था। मैंने उन्हें देखा। जिस औरत ने तुम्हें पाला, वो माँ है। मैं बुढ़ापे में भी यह समझ न सकती, यह मेरी गलती होती। पर मैं समझ गई। कमला अम्मा वहीं बैठी थी, चुप। दादी जी उठीं, कमला अम्मा के सामने गईं, और जो मैंने देखा, मैं आज भी नहीं भूल सकती। 1 बुजुर्ग, पढ़ी लिखी, दिल्ली के बड़े घर की औरत कमला अम्मा के पांव छुए। कमला अम्मा हड़बड़ाकर उठने लगी। ये क्या कर रही हैं? दादी जी ने उनके हाथ थाम लिए। रहने दीजिए, जिसने मेरी पोती को पाला, उसके पांव छूना मेरा हक है। उस कमरे में 3 औरतें थीं और सबकी आंखें भरी हुई थीं। शादी हुई, एक सादा समारोह, हमारे मोहल्ले में, मंदिर में। ज्यादा लोग नहीं, पर जो थे वो सब अपने थे। मीनाक्षी थी, लक्ष्मी अक्का थी, अस्पताल के कुछ साथी थे, और आरती जी थी, सुनील जी थे, दादी जी थी। जब विक्रम ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, मैंने देखा कमला अम्मा आंखें बंद किए कुछ बोल रही थीं, भगवान से बात कर रही थीं, और आरती जी, वो भी मुस्कुरा रही थीं और रो भी रही थीं। दोनों माएं, दोनों अपनी अपनी जगह। शादी के बाद विक्रम के घर जाने की बात आई। उनका घर कुछ दूर था, एक बड़े इलाके में, पर विक्रम ने पहले ही कहा था, हम यहीं रहेंगे, कमला जी के पास। उनके माँ बाप थोड़े नाराज हुए, पर विक्रम नहीं माना। हम तीनों, विक्रम, कमला अम्मा और मैं, उसी छोटी सी जगह में रहने लगे। तंग था, पर घर था। विक्रम कमला अम्मा को अम्मा कहता था, पहले दिन से। एक शाम मैंने पूछा, तुमने इतनी आसानी से अम्मा कह दिया, सोचा नहीं? उसने कहा, क्या सोचना था? वो तुम्हारी माँ है, तो मेरी भी माँ है, बस। बस? इतनी आसान थी उसके लिए ये बात। उन दिनों जिंदगी एक ठहराव में थी, पर अच्छे ठहराव में। अस्पताल में काम, घर में कमला अम्मा, विक्रम, एक छोटी सी पर पूरी दुनिया थी। पर जिंदगी कभी ज्यादा देर ठहरती नहीं। एक दिन कमला अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ी। सुबह उठी तो बोली, सिर भारी है। मैंने सोचा थकान है, पर शाम तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाईं। विक्रम ने जांच की, ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा था। उसने तुरंत अस्पताल ले जाने की बात कही। कमला अम्मा ने मना किया, ठीक हो जाएगा, अस्पताल नहीं। मैंने कहा, अम्मा, नहीं। विक्रम ने उनकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, फिर वो कमला अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा, एक बात बताइए, अगर प्रिया की तबीयत खराब होती और वो कहती अस्पताल नहीं, तो आप क्या करती? कमला अम्मा चुप रहीं। तो अब आप वही करने दीजिए जो आप करती। कमला अम्मा ने उसे देखा, फिर मुझे देखा, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है,
अस्पताल में जांच हुई। ब्लड प्रेशर के साथ साथ एक और बात पता चली, शुगर भी थी। काफी समय से थी, पर कमला अम्मा ने कभी बताया नहीं क्योंकि दवाई के पैसे लगते, और पैसे वो मेरी पढ़ाई पर लगाती थीं। मैंने जब ये सुना तो मैं अंदर से कांप गई। उन्होंने अपनी सेहत छुपाई थी मेरे लिए। विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रो मत, अब हम देखेंगे। उस दिन से कमला अम्मा की दवाई शुरू हुई, नियमित जांच शुरू हुई, और उनका वो एक काम जो वो अभी भी करती थीं, वो भी बंद हुआ। इस बार वो नहीं मानी। मैं और विक्रम दोनों ने मिलकर मनाया। काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? उन्होंने पूछा। आराम करेंगी। आराम करने की आदत नहीं, विक्रम बोला। तो अम्मा, हम एक काम देंगे। पड़ोस के बच्चे आते हैं, उन्हें पढ़ाइए। आपको क्या लगता है, प्रिया ने ट्यूशन कहाँ से सीखा? आपसे ही सीखा। तो आप भी सिखाइए। कमला अम्मा हंसी, पहले मुस्कुराई, फिर पूरी हंसी, और उस दिन के बाद पड़ोस के 4-5 बच्चे रोज शाम को आने लगे। कमला अम्मा उन्हें पढ़ाती थीं, तमिल में, थोड़ी हिंदी में, और वो बच्चे उनके आसपास बैठ जाते थे जैसे मैं बैठती थी। एक दिन लक्ष्मी अक्का बोली, कमला, तुम मुस्कुरा रही है। कमला अम्मा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मुस्कुराऊं? पहले नहीं मुस्कुराती थी। पहले मेरे पास वजह नहीं थी। प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी बड़े घरों में नहीं होती, बड़ी कमाई में नहीं होती? खुशी होती है उन छोटे छोटे पलों में, जब शाम को बच्चे पास बैठ जाएं, जब बेटी घर आए और अम्मा पुकारे, जब बर्तन में बनी चाय किसी ने तारीफ से पी हो। कमला अम्मा के पास यह सब था, और तब जब सब ठीक था, जब जिंदगी ने एक लय पकड़ी थी, तब आया वो दिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एक शाम विक्रम अस्पताल से देर से आया, थका हुआ। उसने खाना खाया, चुप रहा। मुझे पता था कुछ है। बाद में जब कमला अम्मा सो गईं, उसने कहा, एक बात बतानी है। क्या हुआ? आज अस्पताल में एक मरीज आया था, दिल्ली से। उसके साथ उसका परिवार था। उनमें से एक बुजुर्ग, उसने मुझसे बात की। पूछने लगा, क्या यहाँ एक नर्स है, प्रिया कमला? मेरी सांस रुकी। मैंने कहा, हाँ है। तो वो बोला, उससे मिलना है, जरूरी बात है। कौन था? नाम नहीं बताया, पर उसने एक बात कही जो मुझे तुम्हें बतानी थी। विक्रम ने मेरी आंखों में देखा। उसने कहा, आरती जी के ससुर हूं। बहुत पुरानी बात है, पर एक सच है जो सबको पता होना चाहिए। उस दिन, जिस दिन प्रिया खोई थी, वो हादसा नहीं था। कमरे में सन्नाटा हो गया। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ी। क्या मतलब? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, उस दिन आरती जी जानबूझकर वहां नहीं गई थी। वो बात सुनील ने की थी। घर में पैसों की तकलीफ थी, एक बच्ची और थी, और उन्होंने सोचा था। विक्रम रुक गया। मैंने उसे देखा। पूरा बताओ। उन्होंने सोचा था, बच्ची अगर किसी और को मिल जाए तो बोझ कम होगा। उस एक वाक्य ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं बहुत देर चुप रही। विक्रम भी चुप रहा। कमरे में सिर्फ बाहर से आती हुई रात की आवाजें थीं। कोई कुत्ता भौंक रहा था दूर। एक ऑटो गुजरी। नीम के पत्ते हवा में हिले। जानबूझकर? मेरे मुंह से बहुत धीरे निकला। प्रिया, विक्रम, ये सच है? वो बुजुर्ग, वो कह रहे थे, उन्होंने खुद देखा था उस दिन। वो भी साथ थे। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, डरते थे। पर अब उम्र हो गई, बीमार है। कहते हैं, अब नहीं छुपा सकते। मेरे हाथ कांपने लगे। 20 साल, 20 साल से मैं सोचती थी, भीड़ में बिछड़ गई। हादसा था, किस्मत थी। माँ ने ढूंढा पर नहीं मिली। और ये सच था कि छोड़ा गया था, जानबूझकर। मेरी आंखों में आंसू आए, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, या शायद थे भी, पर उनके साथ कुछ और भी था। एक गुस्सा था, एक सवाल था, और एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी पुरानी गांठ का जवाब मिल गया हो। विक्रम ने मेरे हाथ थामे। तुम ठीक हो? नहीं, मैंने सच बोला, पर ठीक हो जाऊंगी।
उस बुजुर्ग ने कहा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह, अस्पताल में। ठीक है। उस रात मैं फिर सो नहीं पाई, पर इस बार मेरे मन में उथल-पुथल अलग तरह की थी। आरती जी का चेहरा आता था, वो आंखें जिनमें 20 साल का दर्द था, वो घड़ी जो वो हमेशा पहनती थी, वो आंसू जो कैफे में बहे थे। क्या वो दर्द छूटा था? क्या वो आंसू नकली थे? नहीं, मुझे नहीं लगा। कोई इतना अच्छा नाटक नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? सुनील जी ने, उनके पति ने क्या किया था? और आरती जी को पता था? ये सवाल रात भर घूमते रहे। सुबह अस्पताल गई। विक्रम मेरे साथ था। वो बुजुर्ग जगन्नाथ जी एक कमरे में थे। उम्र थी 70 से ऊपर। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक बेचैनी थी जो पुरानी थी, जो सालों से जमा थी। मुझे देखकर वो उठने लगे। मैंने मना किया, बैठिए। वो बैठे, मेरी तरफ देखते रहे, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। आप प्रिया हो? हाँ, आरती की बेटी। आरती जी की बेटी भी हूं, और कमला अम्मा की भी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोले, मुझे सब बताना है, पर पहले एक बात। क्या? जो मैं बताऊंगा, उससे बहुत लोगों को दर्द होगा, पर मैं चाहता हूं तुम सच जानो, क्योंकि तुम्हारा हक है। बताइए। जगन्नाथ जी ने एक लंबी सांस ली और बताने लगे। 20 साल पहले जब मैं खोई थी, उस वक्त सुनील जी का काम ठीक नहीं चल रहा था। कर्ज था, घर में तनाव था, एक बच्ची थी, मैं, और घर में एक और बच्चा आने वाला था, आरती जी की कोख में। सुनील जी ने जगन्नाथ जी के सामने उस यात्रा से पहले कहा था, एक बच्ची का बोझ कम हो जाए तो अच्छा होगा। आरती को नहीं पता, वो नहीं मानेगी, पर अगर स्टेशन पर भीड़ में कुछ हो जाए। जगन्नाथ जी उस वक्त रुके नहीं थे। वो सुनील जी के ससुर थे। परिवार की इज्जत का सवाल था। उन्होंने सोचा, शायद वो बस बोल रहे हैं, करेंगे नहीं। पर उस दिन स्टेशन पर जगन्नाथ जी ने देखा था। सुनील जी ने जानबूझकर आरती जी को एक तरफ ले जाकर बात में उलझाया था, और उस पल मेरा हाथ छूट गया था। जब मैं नहीं मिली, आरती जी रोई थीं, सच में रोई थीं। उन्हें नहीं पता था, वो नहीं जानती थीं, उनका दर्द सच्चा था। जगन्नाथ जी चुप हो गए। मैं एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, बहुत गहरे अंधेरे में गई। एक ऐसी जगह जहां कुछ नहीं था, सिर्फ वो बच्ची थी, 4 साल की, स्टेशन पर, बारिश में, अकेली। और उस अकेलेपन की वजह एक इंसान का लालच था। मेरी मुट्ठियां भिज गईं। विक्रम ने मेरा हाथ थामा। सुनील जी, अभी? मेरे मुंह से निकला। आरती के साथ यहाँ हैं, मरीज के तौर पर नहीं, पर उनके साथ आए हैं। आरती जी को पता है यह सब? जगन्नाथ जी की आंखें झुक गईं। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे पहले मिलना चाहता था। क्यों? क्यों अब बताया, 20 साल बाद? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं बीमार हूं। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वक्त नहीं। और और मैं ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने जो गलती की, चुप रहकर, वो माफ नहीं होगी। पर कम से कम सच तो कह दूं। कमरे में फिर सन्नाटा। मेरे अंदर बहुत कुछ था, गुस्सा, दर्द, हैरानी, एक अजीब सी थकान। पर सबसे ऊपर जो था, वो था एक सवाल, एक जरूरी सवाल। आरती जी को बताना होगा। जगन्नाथ जी ने मेरी आंखों में देखा। ये तुम्हारा फैसला है। मेरा फैसला, हमेशा मेरा फैसला। मैं वहां से उठी, विक्रम के साथ बाहर आई, अस्पताल के गलियारे में खड़ी रही। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, अभी मुझे बोलने की नहीं, सोचने की जरूरत है। मैंने सोचा, बहुत सोचा। आरती जी को बताना, इसका मतलब था उनकी दुनिया तोड़ना। 20 साल का जो रिश्ता उन्होंने सुनील जी के साथ बनाया था, वो सब एक झटके में नहीं। उनके अपने बच्चे थे, एक बेटा जो अब बड़ा था। उस परिवार को तोड़ना, क्या यह सही था? और नहीं बताना, इसका मतलब था एक झूठ को जिंदा रखना। एक ऐसे झूठ को जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी।
कोई आसान रास्ता नहीं था। कोई भी रास्ता था, किसी को दर्द होना था। पर एक बात मुझे पता थी, आरती जी को सच का हक था। चाहे वो सच कितना भी दर्दनाक हो। उन्होंने 20 साल खुद को दोष दिया था। मेरी बच्ची मेरे हाथ से छूट गई। उन्हें नहीं पता था वो छूटी नहीं थी, छुड़ाई गई थी। उस दर्द का हकदार कौन था, वो या सुनील जी? उसी दोपहर मैंने आरती जी को फोन किया। मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ? उनकी आवाज में चिंता थी। मिलकर बताऊंगी। हम एक पार्क में मिले, अस्पताल के पास। शाम हो रही थी, पत्ते हिल रहे थे। एक बच्चा दूर झूले पर बैठा था। उसकी हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने आरती जी को देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी ममता थी, वही बेचैनी थी। प्रिया, बताओ, सब ठीक है? आरती जी, मैंने शुरू किया। जो मैं बताने वाली हूं वो बहुत मुश्किल है, पर आपको जानने का हक है। उनके चेहरे पर एक आशंका आई और मैंने बताया सब। जगन्नाथ जी की बात, सुनील जी की बात, वो स्टेशन वाला दिन जो हादसा नहीं था। आरती जी सुनती रहीं, बिना बोले, बिना रोए। पहले जब मैं चुप हुई तो वो बहुत देर चुप रहीं। फिर उनके हाथ उठे और वो अपने मुंह पर रख लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना आवाज के। वो आंसू जो बहुत गहरे दर्द से आते हैं, जिनकी आवाज नहीं होती। सुनील ने, उनके मुंह से बस इतना निकला, हाँ। उन्होंने उन्होंने मेरी बच्ची को। वो पूरा नहीं बोल पाईं। मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो रोती रहीं, मैं बैठी रही। बच्चा दूर झूले पर हंसता रहा। बहुत देर बाद जब आंसू कम हुए, आरती जी ने मेरी तरफ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों? तुम चुप भी रह सकती थीं। क्योंकि आपको जानने का हक था। 20 साल आप खुद को दोष देती रहीं। वो दोष आपका नहीं था। उनकी आंखें फिर भर आईं। और और सुनील, ये आपका फैसला है। आप क्या करना चाहती हैं, ये आप तय करेंगी। मैं बस ये चाहती थी कि आप सच जानें। आरती जी बहुत देर बैठी रहीं, उस पार्क में, शाम की धुंधलाती रोशनी में। फिर उन्होंने एक बात कही जो मुझे उम्मीद नहीं थी। प्रिया, तुमने तुमने मुझे ये बताकर कुछ और भी किया है। क्या? तुमने मुझे वो बेटी दे दी जो मैंने खो दी थी। नहीं, और से बेहतर, तुमने मुझे वो बेटी दे दी जो सच को जानते हुए भी मुझे बताने आई। मेरी आंखें भर आईं। अच्छी बेटी सिर्फ वो नहीं होती जो माँ की सुने। अच्छी बेटी वो होती है जो माँ को सच सुनाए, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। हम दोनों उस शाम बहुत देर बैठी रहीं। अगले कुछ दिन बहुत उथल-पुथल भरे थे। आरती जी ने सुनील जी से बात की। मुझे नहीं पता क्या हुआ उस बातचीत में, पर एक हफ्ते बाद जब आरती जी ने फोन किया, उनकी आवाज शांत थी, थकी हुई पर शांत। सुनील ने माना, रोया भी, पर माफ करना या न करना ये अभी नहीं तय हुआ, वक्त लगेगा। ठीक है। एक बात, जगन्नाथ जी ने, उन्होंने अच्छा किया कि बताया, देर से पर बताया। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं बता दूंगी। जिंदगी के उन दिनों में बहुत कुछ बदला। आरती जी और सुनील जी के बीच क्या हुआ, वो उनका निजी मामला था, पर आरती जी और मेरे बीच जो रिश्ता था, वो और गहरा हुआ। एक अजीब तरह का गहरा, जिसमें दर्द था, सच था और एक ऐसी समझ थी जो सिर्फ मुश्किल वक्त में बनती है। और इन सब के बीच कमला अम्मा। कमला अम्मा को मैंने ये सब नहीं बताया, पहले तो नहीं। पर एक रात जब वो और मैं आंगन में बैठी थीं, नीम के पेड़ के नीचे, उन्होंने खुद पूछा, कुछ हुआ है? मैं देख रही हूं कुछ दिनों से। माँ होती हैं, वो देख लेती हैं, चाहे तुम कितना भी छुपाओ। मैंने बताया सब। कमला अम्मा सुनती रहीं, बीच में एक बार भी नहीं बोलीं। जब मैं चुप हुई तो वो बहुत देर तक नीम के पेड़ को देखती रहीं। फिर बोली, तू सही किया, आरती को बताया, सही किया। पर अब आप कैसा महसूस कर रही हैं ये जानकर कि तुझे जानबूझकर छोड़ा गया था?
उनकी आवाज शांत थी। मैंने मैंने उस दिन जब तुझे उठाया था, तब भी नहीं पूछा था कि तू क्यों थी वहां। बस ये देखा था कि तू थी और तुझे जरूरत थी। अम्मा, अगर उस आदमी ने नहीं छोड़ा होता, तो तू मुझे नहीं मिलती। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो उसने जो भी किया, जिस नीयत से किया, उसका नतीजा यह निकला कि तू मेरे पास आई। भगवान के रास्ते अजीब होते हैं। मैं उनकी गोद में सिर रख दिया, जैसे बचपन में रखती थी। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं, उन्होंने हंसकर कहा, मैं बस माँ हूं। माँ अच्छी नहीं होती, माँ बस माँ होती है। वो रात, उस आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे, उनकी गोद में, मेरी जिंदगी के सबसे शांत पलों में से एक थी। महीने बीते। एक दिन अस्पताल में एक खबर आई, जगन्नाथ जी नहीं रहे। उन्होंने जो बोझ उठाया था, वो उन्होंने उतार दिया था, जाने से पहले। मैं आरती जी के पास गई। वो रो रही थीं, पर एक शांति भी थी उनके चेहरे पर। वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा, कमजोर पर अच्छे। अंत में उन्होंने जो किया, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जिंदगी आगे बढ़ती रही, और एक ऐसा दिन जिसका मुझे इंतजार था और डर भी था। कमला अम्मा की तबीयत फिर बिगड़ी, इस बार ज्यादा। रात को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। विक्रम ने तुरंत देखा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा था। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आईसीयू में रखा गया। मैं बाहर बैठी रही, घंटों। विक्रम अंदर था, डॉक्टर के तौर पर, पति के तौर पर, दोनों। लक्ष्मी अक्का आईं रात को, मेरे पास बैठ गईं, कुछ नहीं बोली, बस बैठी रहीं। मीनाक्षी आई, भागती हुई। कैसी हैं? पता नहीं, भगवान ठीक करेंगे। मैंने उसका हाथ थामा। उस रात आरती जी का फोन आया, शायद सुमित्रा ने बताया था। प्रिया, मैं आ रही हूं। नहीं, आपको जरूरत नहीं। जरूरत है। कमला जी ने जब दादी जी के पांव छुए तो कुछ नहीं कहा। अब मेरी बारी है उनके पास होने की। वो आईं रात को। चेन्नई का वो अस्पताल, वो गलियारा, वो कुर्सियां, उनमें हम दोनों बैठी रहीं। दो माँओं की बेटी और दो माएं। एक अंदर थी, जिंदगी और मौत के बीच। एक बाहर थी, मेरे पास। सुबह होते होते विक्रम बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर राहत भी थी। ठीक है, खतरा टल गया, पर आराम करना होगा, बहुत। मेरी सांस निकली। आरती जी ने मेरा हाथ थामा। जब कमला अम्मा होश में आई और मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, रोई? नहीं। झूठी। मैं हंस दी और रोई भी। पागल बच्ची। उन्होंने कहा बहुत धीरे, इतनी चिंता मत किया कर। आप ठीक नहीं होती तो मैं ठीक हूं और रहूंगी। अभी तेरी शादी में नाचना बाकी है। शादी तो हो गई, तो पोते पोती की शादी में। मैं उनका हाथ कस लिया। उस दिन, उस अस्पताल के कमरे में, मैंने एक बात सोची। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ लिया भी था। एक स्टेशन पर खो दिया था, एक झोपड़ी में पाया था, एक सच ने तोड़ा था, एक माँ ने जोड़ा था। पर अंत में जो था, वो काफी था, बहुत काफी था। प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख होता है, वो अक्सर उसी जगह से आता है जहां से सबसे बड़ी खुशी भी आती है? मेरी माँ ने मुझे खोया, इसी में मुझे कमला अम्मा मिली। सच ने मुझे तोड़ा, इसी में मैं और मजबूत हुई। हर दर्द एक सबक था, हर आंसू एक नई सुबह की शुरुआत था। अस्पताल से घर आने के बाद कमला अम्मा को आराम करना था। विक्रम ने सख्त कहा था, कोई काम नहीं, बच्चों को पढ़ाना भी कुछ हफ्ते बंद। कमला अम्मा ने मुंह बनाया, पर माने। उन दिनों घर में एक अजीब सी शांति थी। कमला अम्मा बिस्तर पर आराम करती थीं। मैं काम से आकर उनके पास बैठती थी। विक्रम शाम को खाना बनाता था। वो रसोई में जाता था तो कमला अम्मा आवाज लगाती थीं, नमक कम मत डालना। वो जवाब देता, जी अम्मा। और थोड़ी देर बाद, अम्मा,
नमक ठीक है ना? वो चक्कर कहती, ज्यादा है। वो हंसता, हर बार यही होता है। ये छोटे छोटे पल, यही जिंदगी थी। एक दिन कमला अम्मा ने मुझे बुलाया, पास बैठ। मैं बैठ गई। एक बात कहनी है। क्या अम्मा? वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, जब मैं अस्पताल में थी और तू बाहर थी, मैंने सोचा। क्या सोचा? कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तू ठीक रहती? अम्मा, रुक, सुन। उन्होंने मेरा हाथ थामा। मैंने सोचा और जवाब मिला, हाँ, तू ठीक रहती, क्योंकि तू मजबूत है और विक्रम है और आरती भी है। मैंने उनकी आंखों में देखा। मुझे खुशी है, उन्होंने कहा, कि तेरे पास इतने लोग हैं। पहले सिर्फ मैं थी, अब बहुत है। यही माँ चाहती है कि बच्चे के इर्द गिर्द प्यार हो, चाहे वो प्यार कहाँ से आए। अम्मा, आप मुझे रुला देती हैं। रो, रोना अच्छा होता है। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। और सुन, आरती को जब मिले, कहना कि मैंने कहा, अच्छी माँ है। मेरी आंखें भर आईं। वो तुझे जन्म देकर अच्छा किया। और उस एक वाक्य में कमला अम्मा ने वो कहा जो शायद दुनिया में कम ही लोग कह सकते हैं। उस औरत की तारीफ जो उनकी बेटी को उनसे ले जाना चाहती थी। यही बड़प्पन है, यही माँ है। उस रात के बाद से जिंदगी में एक नई लय आई। कमला अम्मा धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। विक्रम रोज शाम को उनकी जांच करता था। ब्लड प्रेशर देखता, दवाई देता और साथ में चाय पीता। वो तीनों की शाम की चाय हमारे घर की सबसे पुरानी रस्म हो गई थी। जो भी हो, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितना भी काम हो, वो चाय होती थी। आरती जी कभी कभी फोन करती थीं। धीरे धीरे वो फोन कम औपचारिक होते गए। कम प्रिया कैसी हो? और ज्यादा कमला जी की तबीयत कैसी है? विक्रम ने खाना खाया? मौसम कैसा है वहां? एक माँ दूसरी माँ की खबर लेने लगी थी। ये रिश्ता जो दर्द से शुरू हुआ था, धीरे धीरे एक अजीब सी मिठास में बदल रहा था। सुनील जी के बारे में आरती जी ने एक बार ही बात की। एक शाम को जब फोन पर लंबी बात हुई। हम अलग नहीं हुए, उन्होंने कहा, पर कुछ कुछ बदल गया है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी अभी हम साथ हैं। मैंने कहा, जो आप सही समझें। तुम नाराज नहीं हो? मैं एक पल चुप रही। नाराज थी, उस पल जब पता चला, बहुत नाराज थी। पर पर नाराजगी को जिंदगी में बहुत जगह दूं तो बाकी चीजों के लिए जगह कम पड़ जाती है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मुझे संभालना है, उसके लिए जगह चाहिए। आरती जी लंबे वक्त तक कुछ नहीं बोली। तुम कमला जी की बेटी हो, इसमें कोई शक नहीं। वो वाक्य उन्होंने जब कहा तो मुझे पता था ये उनके मन से आया था। कोई जताने के लिए नहीं, कोई तारीफ के लिए नहीं, बस सच था। उन्हीं दिनों एक और बात हुई जो छोटी लगती है पर थी नहीं। कमला अम्मा के पड़ोस वाले मकान में एक नया परिवार आया। एक औरत, अकेली, और उसके 2 बच्चे। औरत का नाम था सरोजा। पति छोड़ गया था, कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। वो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह यहाँ आई थी, रिश्तेदारी में। हाथ में बहुत कम पैसे थे। बच्चे छोटे थे, एक 7 साल का, एक 5 साल का। पहले दिन जब सरोजा हमारे दरवाजे पर आई आटा मांगने, तो कमला अम्मा ने सिर्फ आटा नहीं दिया, उसे अंदर बुलाया, बैठाया, चाय पिलाई और सुना। मैं उस दिन काम से आई तो देखा कमला अम्मा और सरोजा आंगन में बैठी बातें कर रही थीं। दोनों के चेहरे पर एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अकेलेपन को जाना हो। उस शाम सरोजा के बच्चों ने कमला अम्मा के साथ खाना खाया। अगले दिन से वो बच्चे भी उन बच्चों में शामिल हो गए जिन्हें कमला अम्मा पढ़ाती थीं। मैंने एक शाम कमला अम्मा से कहा, अम्मा, आप बहुत करती हैं सबके लिए। उन्होंने कहा, मैंने किसी से सीखा है। किससे? भगवान से। उन्होंने मुझे तू दी थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ तो देना चाहिए। यह उनका दर्शन था। 5 लाइनों में नहीं, एक लाइन में।
देने से देना आता है, ये उन्होंने जिया था, कहा था। महीने बीतते गए। कमला अम्मा की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। दवाई नियमित थी, खाना ठीक था, आराम था। उनके चेहरे पर एक नूर था जो पहले नहीं था, या शायद था, पर मैंने उस वक्त इतने ध्यान से नहीं देखा था। विक्रम को अस्पताल में एक प्रमोशन मिली, सीनियर डॉक्टर। उस दिन भी कमला अम्मा मंदिर गईं। इस बार मैं भी साथ थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, मेरे दामाद को बड़ा किया, शुक्रिया। फिर मुझे देखकर बोली, और मेरी बेटी को समझदार किया, उसका भी शुक्रिया। मैं हंस दी। उन दिनों एक और बात हुई जो मैंने कभी नहीं भूली। मीनाक्षी, मेरी पुरानी दोस्त, एक दिन घर आई। उसके साथ उसकी माँ थी, जो अब बूढ़ी हो गई थी, पर वही गर्मजोशी थी। मीनाक्षी के पिता डॉक्टर थे, वो कुछ साल पहले गुजर गए थे। हम सब बैठे, चाय हुई, बातें हुईं। मीनाक्षी की माँ ने कमला अम्मा का हाथ थाम लिया। कमला जी, आपने इस बच्ची को जो बनाया, वो बहुत कम माएँ कर पाती हैं। कमला अम्मा ने कहा, मैंने क्या किया, बस साथ रही। बस साथ रहना, यही तो सबसे मुश्किल है। वो दोनों बुजुर्ग औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने लंबी जिंदगी जी हो और जानते हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। मीनाक्षी ने बाद में मुझसे कहा, तू जानती है, जब हम कॉलेज में थे तो मैं तेरे घर आती थी और वापस जाकर माँ को बताती थी, माँ, प्रिया की अम्मा सबसे अच्छी इंसान है। माँ ने पूछा था, क्यों? मैंने कहा था, पता नहीं, बस लगता है। पर अब पता है क्यों। क्यों? क्योंकि उनके पास होने पर लगता है कि सब ठीक है। चाहे कुछ भी हो, उनके पास बैठो, लगता है ठीक है। यह हर इंसान के पास नहीं होता। मैंने हाँ में सिर हिलाया। यह सच था। कमला अम्मा के पास यह था। उनके पास बैठो और दुनिया की सारी उथल-पुथल थोड़ी देर के लिए थम जाती थी। उसी साल के अंत में एक बात हुई जिसका इंतजार मैं और विक्रम कर रहे थे। मैं माँ बनने वाली थी। जब मैंने कमला अम्मा को बताया, वो एक पल के लिए एकदम चुप हो गईं। फिर उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं, जल्दी से, जैसे कोई न देखे। अम्मा, रो रही हो? नहीं, देख रही हूं। आंख में कुछ गया। मैं हंस दी। उन्होंने मुझे गले लगाया, बहुत देर तक, और उनके कानों में कुछ बुदबुदाया। भगवान को धन्यवाद दे रही थीं। उनके होठ हिल रहे थे। मैंने सुना, देखा, मैंने कहा था ना, तू सब देता है। उस रात विक्रम ने आरती जी को फोन किया। उन्होंने सुना और रो पड़ी। मैं मैं दादी बनूंगी? उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ, और कमला जी? वो भी दादी बनेंगी। आरती जी हंसी और रोईं एक साथ। वो हंसी जो खुशी के आंसुओं के साथ आती है। 9 महीने। वो 9 महीने कमला अम्मा के लिए एक नई जिंदगी थे। वो हर सुबह उठती थीं और मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती थीं। आज ये खाओ, कल वो खाओ। विक्रम कहता, अम्मा, बहुत ज्यादा मत खिलाइए। वो कहती, तू डॉक्टर है, मैं माँ हूं, मेरी बात सुन। विक्रम हंसता। उन 9 महीनों में कमला अम्मा ने पुराने कपड़ों से बच्चे के लिए एक छोटी सी रजाई बनाई, हाथ से, रात को बैठकर, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आंखें कमजोर हो गई थीं, पर उन्होंने बनाई। जब मैंने देखी तो मैंने पूछा, अम्मा, ये कब बनाई? रात को। रात को नींद नहीं आती? आती है, पर बाद में। पहले ये बनाना था। वो रजाई, उसमें उनके हाथों की गर्माहट थी। टांकों में उनकी आंखों का पानी था, जो शायद उन रातों में बहा होगा, जब वो टांके लगाती थीं और सोचती होंगी, मेरी बेटी की बेटी या बेटा कैसा होगा। जिस दिन बच्चा हुआ, एक बेटी, उस दिन कमला अम्मा अस्पताल में थीं। बाहर बैठी थीं, हाथ में माला, और आरती जी, वो भी वहां थीं। दोनों साथ बैठी थीं, दो दादियां। लक्ष्मी अक्का ने बाद में बताया, कमला और आरती दोनों बाहर बैठी थीं और दोनों माला फेर रही थीं, एक तरफ से तमिल में, एक तरफ से हिंदी में। जब नर्स ने आकर कहा, बेटी हुई है, तो कमला अम्मा खड़ी हो गईं, आंखें बंद किए और बोलीं,
सुना? बेटी हुई। किसे बोला? भगवान को? या उस दिन जो खोया था? या उस रात को जब स्टेशन पर एक अकेली बच्ची रो रही थी? पता नहीं। और आरती जी ने उनका हाथ थाम लिया। दो माएं एक पल में एक हो गईं। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो मेरे मन में एक ही बात आई, ये बच्ची, इसे कभी नहीं पता चलेगा कि उसे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी नानी ने एक स्टेशन पर एक अकेली बच्ची को उठाया था और उसी से ये सब शुरू हुआ। उसे नहीं पता कि उसकी दूसरी नानी ने 20 साल रोते हुए ढूंढा था। उसे नहीं पता कि उसके बाप ने पहली बार जब उसकी माँ से बात की थी तो उसकी माँ की माँ के बारे में पूछा था। पर एक दिन जब वो बड़ी होगी तो मैं उसे बताऊंगी सब कुछ। वो रज़ाई दिखाऊंगी जो कमला अम्मा ने रात को बैठकर बनाई थी। वो माला दिखाऊंगी, लाल मनकों वाली, जो अभी भी हमारे घर में है। वो अखबार दिखाऊंगी जो कमला अम्मा ने तकिए के नीचे रखा था, जो अब भी तह करके अलमारी में है। और कहूंगी, ये तेरी नानी की कहानी है, जो इंसान बिना किसी मतलब के रुक गई एक भरे हुए स्टेशन पर एक अकेली बच्ची के लिए। बेटी का नाम रखा कमल, कमला अम्मा के नाम पर। जब उन्हें बताया, वो चुप हो गईं। फिर बोली, मेरा नाम? हाँ। क्यों? क्योंकि आपके बिना ये सब नहीं होता। कोई मैं नहीं होती, कोई विक्रम नहीं होता, कोई कमल नहीं होती। कमला अम्मा ने उस छोटी सी बच्ची को जो उनकी गोद में थी को देखा, उसकी छोटी सी मुट्ठी को, उसकी आंखें जो अभी दुनिया को देखना सीख रही थीं, और उन्होंने बहुत धीरे से उसके माथे पर एक चुंबन दिया। कमल, उन्होंने बुलाया जैसे उस नाम को चख कर देख रही हों। कमल, और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब जिंदगी का कोई हिसाब पूरा हो जाए, जब कोई चीज जो बहुत पहले बोई थी वो फूल दे। वो मुस्कुराहट उनके पूरे चेहरे पर थी। उस दिन शाम को हम सब साथ बैठे थे। विक्रम, कमला अम्मा, आरती जी जो अभी तक रुकी थीं, लक्ष्मी अक्का, मीनाक्षी, छोटी कमल सो रही थी उस रजाई में जो उसकी नानी ने रात को बैठकर बनाई थी। कमला अम्मा ने चाय बनाई, पर विक्रम ने मना किया। अम्मा बैठिए, मैं बनाता हूँ। तू बनाएगा तो नमक ज्यादा होगा। चाय में नमक नहीं होता, तुझसे होगा। सब हंसे। उस हंसी की आवाज उस छोटी सी झोपड़ी में, उस आंगन में, उस नीम के पेड़ तक गई और मुझे लगा वो पेड़ भी हंसा। प्यारे श्रोताओं, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसी जगह ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते थे। एक स्टेशन पर खो जाना एक ऐसी जगह थी जहां मैं जाना नहीं चाहती थी, पर उसी खोने में मुझे मिला। जो मिला वो किसी भी पाए हुए से बड़ा था। एक माँ मिली जो बिना खून के थी, बिना नाम के थी, बिना किसी वजह के थी, पर जो थी वो सब कुछ थी। कमला अम्मा अब पहले जैसी नहीं है। उम्र हो गई है, तबीयत कभी कभी साथ नहीं देती, पर उनकी आंखों में जो रोशनी है वो वैसी ही है। जब कमल उनकी गोद में होती है और हंसती है तो वो रोशनी और बढ़ जाती है। और मुझे लगता है भगवान ने उस रोशनी को बचा कर रखा था, उस रात के लिए जब एक अकेली बच्ची स्टेशन पर रो रही थी और एक थकी हुई औरत रुक गई। उस एक रुकने ने दो जिंदगियां बदल दी, मेरी और उनकी। अब जब भी मैं किसी को देखती हूँ परेशान, अकेले, भटके हुए, तो एक पल के लिए रुकती हूँ, कमला अम्मा की तरह। क्योंकि रुकना सबसे बड़ा काम है, बाकी सब बाद में होता है। आरती जी अब हर साल एक बार आती हैं, चेन्नई। कमला अम्मा के पास बैठती हैं। दोनों बातें करती हैं, एक हिंदी में, एक तमिल में, और दोनों को लगभग समझ आता है, क्योंकि कुछ बातें भाषा से नहीं, दिल से समझी जाती हैं। एक बार आरती जी ने कमला अम्मा से पूछा, आपको कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं हुई कि मैं उसकी माँ हूं? कमला अम्मा ने एक पल सोचा, फिर बोली, ईर्ष्या? किस लिए? आपने उसे दुनिया में भेजा, मैंने उसे दुनिया जीना सिखाया। दोनों काम जरूरी हैं, एक के बिना दूसरा नहीं।
आरती जी की आंखें भर आईं। आप बहुत बड़ी हैं। नहीं, मैं बस माँ हूँ। वो वाक्य, बस माँ हूँ, इसमें कोई बस नहीं था। माँ ही सब कुछ था। एक दिन कमल जब थोड़ी बड़ी हुई, कोई 2 साल की, वो अपनी दोनों नानियों के बीच बैठी थी। एक तरफ कमला अम्मा, एक तरफ आरती जी। और वो बच्ची दोनों की उंगली पकड़े हंस रही थी। विक्रम ने फोटो खींची। वो फोटो आज हमारे घर में दीवार पर है। उस फोटो में 3 लोग हैं, पर उसमें 20 साल की कहानी है। एक स्टेशन की कहानी है, एक झोपड़ी की कहानी है, एक लाल मनकों की माला की कहानी है, एक अखबार की कहानी है जो तकिए के नीचे रखा गया था। उस फोटो को देखकर हमेशा एक ही बात सोचती हूँ। माँ एक नहीं होती, माँ प्यार होती है। और प्यार एक जगह नहीं रहता, बहता है। जहाँ जगह मिले जाता है। कमला अम्मा का प्यार मुझ तक बहा, एक स्टेशन से। मेरा प्यार कमल तक बहेगा, इस घर से। और कमल का प्यार, वो कहाँ जाएगा? ये अभी नहीं पता, पर जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि प्यार रुकता नहीं। प्यारे श्रोताओं, यह कहानी मेरी है, पर यह कहानी शायद आपकी भी है, किसी न किसी रूप में। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो रुका था जब बाकी सब चले गए, जिसने बिना कारण के, बिना मतलब के आपका हाथ थामा था? अगर है, तो आज उन्हें बताइए, क्योंकि कमला अम्मा जैसे लोगों को हम अक्सर बहुत देर से बताते हैं, और देर माँ के मामले में बहुत भारी पड़ती है। मैं प्रिया कमला, अपनी माँ की बेटी, दोनों माँओं की। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हर उस रात चलती रहती है जब कमल रोती है और कमला अम्मा उसे गोद में उठाती हैं। हर उस सुबह चलती रहती है जब आरती जी का फोन आता है। हर उस शाम चलती रहती है जब हम तीनों, मैं, विक्रम, कमला अम्मा, चाय पीते हैं। जिंदगी जब तक सांस है चलती रहती है, और माँ जब तक दिल में है रहती है, हमेशा।